साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश बहुत आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज हम चर्चा करने वाले हैं एमएलसी के चुनाव के संबंध में कि एक एमएलसी को कैसे चुना जाता है। खास तौर पे स्नातक एमएलसी की मैं बात करने जा रहा हूँ। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था है। उन राज्यों में से उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा ही राज्य है जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश में जहां विधानसभा में चुनकर जाने वाले व्यक्ति को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में चुनकर जाने वाले व्यक्ति को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो एमएलए चुन करके जाते हैं वो सामान्य प्रणाली होती है, जनसाधारण में प्रत्याशी जाता है और हर व्यक्ति को अधिकार होता है वोट डालने का। वो वोट डालते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो चुन करके चला जाता है, वो विधानसभा में बैठता है। लेकिन एमएलसी के चुनाव में ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ स्नातक एमएलसी के चुनाव की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ अगर आप किसी प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ पात्रताएं हैं। आपको सबसे पहले स्नातक एमएलसी के चुनाव में आप मतदान करने के लिए आपका सबसे पहले स्नातक होना आवश्यक है। आपको कम से कम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीआईटी और ऐसा कोई कोर्स जो आपको स्नातक डिग्री प्रदान करता हो वो आपने किया हो। तो दूसरी पात्रता है कि स्नातक तो किया है लेकिन कम से कम 3 साल हो चुके हों स्नातक किए हुए। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात यह है कि केवल स्नातक होने से ही आप वोट नहीं डाल सकते, आपको पंजीकृत मतदाता सूची में शामिल होना पड़ेगा। तो पंजीकृत मतदाता सूची में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंजीकृत मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आपको फॉर्म 18 भरना पड़ेगा और उसके साथ आपकी अंक तालिका लगा करके जमा करना पड़ेगा। फिर आप पंजीकृत मतदाता बन जाते हैं, मतलब अब आपके पास वोट डालने का अधिकार आपको मिल गया, आप वोट डाल सकते हैं। जो अब 1 दिसंबर 2020 को वोटिंग होने वाली है तो आप वहां वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे में जब एमएलसी का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष पद्धति नहीं है, ये अप्रत्यक्ष पद्धति है। अप्रत्यक्ष पद्धति में भी यहां पर मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इस सिस्टम के आधार पर यहाँ वोटिंग एंश्योर की जाती है। यहाँ पर भी जो है एक सिद्धांत पर ये पद्धति काम करती है। उस सिद्धांत है प्राथमिकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रेफरेंसेस। तो आप प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, आप प्रिफरेबिलिटी जो है निर्धारित करते हैं। कैसे निर्धारित करते हैं और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अभी आप पंजीकृत वोटर बन गए, तो पंजीकृत वोटर बनने के बाद अब आप वोट डालने जाएंगे तो यहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ ईवीएम का इस्तेमाल करने के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और बैलेट पेपर पर प्रत्याशी होते हैं और उन प्रत्याशियों के नाम के सामने आपको अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ती है। जैसे मान के चलिए 4 प्रत्याशी हैं, ए, बी, सी और डी। तो मैंने प्राथमिकता दी, ए को पहली प्राथमिकता, बी को दूसरी और सी को तीसरी और डी को चौथी प्राथमिकता दी। अब ये प्राथमिकता होती क्या है इसे समझिएगा। मैंने जो वोट दिया मैंने चारों को दिया, ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे दिया। प्राथमिकता क्या है कि अगर ए नहीं जीता तो मेरी जो वोट है वो बी को चली जाए, और अगर बी भी नहीं जीतता तो जो मेरी वोट है वो सी को चली जाए, और अगर सी भी नहीं जीतता जो मेरी वोट है वो डी को चली जाए। तो इसे कहते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत। इस पर आधारित होकर के आपकी वोट ट्रांसफर हो जाती है और इस तरह से आपकी वोट खराब नहीं होती और आपके वोट जिसको मिलते तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उस वोट का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे में फिर कोई व्यक्ति जीतेगा कैसे, किस तरह से कोई व्यक्ति जीतता है? तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, देयर इज अ परफेक्ट फॉर्मूला यह है कि जितनी वोट पड़ी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बटे अपॉन नंबर ऑफ सीट, जितनी सीट पे चुनाव हुआ। सपोज करो हम लोग जो है मेरठ सहारनपुर मंडल की बात करें, या 1 सीट है, ठीक, 1 सीट पे चुनाव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट मान के चलिए 100 वोट पड़ी तो टोटल नंबर ऑफ वोट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1। मतलब मान के चलिए 100 वोट पड़ी और 1 सीट है तो 100 बटे 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो 100 को डिवाइड करें 2 से तो 50 आया, 50, तो बाहर जो 1 है वो उसमें जोड़ना पड़ेगा तो हो गया 51। तो किसी प्रत्याशी को अगर जीतना है तो उसे 100 में से 51 वोट चाहिए ही चाहिए।
तब वो विजयी घोषित होगा। अब विजयी कोई घोषित कैसे होता है इसे समझिएगा। मान के चलिए 4 प्रत्याशी हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक, और 100 वोट पड़ी। ए के हिस्से में आई 20 वोट और बी के हिस्से में आई 45 वोट, सी और डी में बाकी वोट बट गई। तो अब क्या होगा, जब काउंटिंग होगी तो इन चारों को अपनी अपनी वोट मिल गई है, प्राथमिकता के आधार पर वोट मिल गई हैं। तो जिस प्रत्याशी की सबसे कम वोट होंगी, जिस प्रत्याशी की सबसे कम वोट होगी, तो चुनाव आयोग सबसे पहले उस प्रत्याशी को रेस से बाहर कर देगा। अब क्या होगा, जो आउट हो गया प्रत्याशी, जो बाहर कर दिया गया क्योंकि सबसे कम वोट उसके पास थी, तो उसकी जो पहली प्राथमिकता वाली वोट थी तो वो तो मिल गई उसे, लेकिन उसके बैलेट पेपर में यह भी लिखा होगा कि जो वोटर है उसने बी, सी और डी प्राथमिकता वाले प्रत्याशी को भी अपनी अपनी वोट दी है। तो वो जो वोट आपने प्राथमिकता के आधार पर बी, सी और डी को दे रखी हैं, तो वो वोट बी और सी में डिवाइड हो जाएंगी, वो वोट उन्हें मिल जाएंगी। हो सकता है जो है ए को भी आपने जो है प्राथमिकता में दे रखा हो, या बी को या सी को या डी को, या जो आउट हो गया उसको हटा करके जो प्राथमिकता के आधार पर वोट थी वो वोट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब तीनों में वोट आ गई, जो क्योंकि आप ही ने सेट की थी आपकी प्राथमिकता। अब तीनों में सबसे कम वोट जिसको मिली होंगी, अब उस आदमी को बाहर करा जाएगा, उस प्रत्याशी को। अब उसके को बाहर जब करेंगे तो अब उसको देखेंगे कि उसके बैलेट पेपर में कितने वोटर ऐसे हैं जिन्होंने, जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट डाल रखा है प्रेफरेंस के आधार पर। फिर वो वोटें उसमें ट्रांसफर कर दी जाएंगी। फिर इस करके फाइनली एक व्यक्ति बचेगा और वो व्यक्ति विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सभी की वोट जो है वो वैल्यूएबल होती है, वो वोट खराब नहीं होती। कहीं ना कहीं उस वोट का लाभ किसी न किसी प्रत्याशी को अवश्य मिलता है। तो ये प्राथमिकता के सिद्धांत पर आधारित एक चुनावी प्रणाली है। इस प्रणाली का इस्तेमाल जो है स्नातक एमएलसी के चुनाव में बखूबी किया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी पद्धति है, इस पद्धति के आधार पर चुनाव हो रहा है। तो कम से कम चुनाव आयोग को इसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को इसके संबंध में जागरूक करना चाहिए, और नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो इस पद्धति के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि वो हमारे ग्रेजुएट भाई, उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह की भी कोई प्रणाली है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो जानकारी है आपको ज़रूर मिली होगी, आपको ज़रूर समझ में आई होगी। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस जानकारी को अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी समझ में आए कि ये क्या पद्धति है और इस पद्धति के आधार पर इस तरह से एमएलसी का चुनाव होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी ज़रूर समझ में आई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी दिन फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।